नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। ये मेरी कविता एडू जंक्शन के चैनल भाग 2 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ी भाषा बोली को लेकर के। मैं डॉक्टर साहब, आपने लेखन के क्षेत्र में भी आपके बहुत सारे योगदान है। आपने कई सारी पुस्तकों का लेखन भी किया है, संपादन भी किया है और कई सारी आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी हैं। तो आपके जो रचना धर्मिता है, विशेषकर किस क्षेत्र में आपकी रचना खुल करके सामने आती है? मैं 14 वर्ष की उम्र से लिख पढ़ रहा हूँ और संपादक के नाम पत्र से मेरी शुरुआत हुई है। मैं देशबंधु का नियमित संपादक के नाम पत्र का लेखक था जब मेरी उम्र 14-15 वर्ष थी, और एक ऐसे मोहल्ले में दुर्ग में रहा जहाँ पर राजनीतिक रूप से वातावरण जो है बहुत ही सक्रिय था। इसलिए मैं भी अपने आप को अपनी उम्र से ज़्यादा वहाँ पाता था। तो वहाँ से मैंने ये शुरुआत की। फिर मैं रायपुर आ गया पढ़ने के लिए और यहाँ मैं पत्रकार हो गया। पत्रकार के रूप में भी मैंने साप्ताहिक अखबार में और उसके बाद दैनिक भास्कर में जो काम किया, उस काम से मुझे संपादन कला, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, इसके प्रति चेतना जागी। इसी बात सिलसिले में आप वैभव प्रकाशन के नाम से एक प्रकाशन भी वर्तमान में संचालित कर रहे हैं। तो आपके इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ी साहित्य, छत्तीसगढ़ में लेखन करने वाले, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखने वाले को कितनी आप सुविधाएं देते हैं और कितना उन्हें सम्मान देते हैं, और आपके वैभव प्रकाशन का उन्हें कितना सहयोग प्राप्त होता है? वैभव प्रकाशन की मालिक तो मेरी पत्नी डॉक्टर त्रिषा शर्मा है और उसी की मेहनत से ये खड़ा हुआ है। मैं तो वहाँ एक संपादक के रूप में काम करता हूँ। लेकिन आप जब छत्तीसगढ़ी साहित्य को देखते हैं, छत्तीसगढ़ी साहित्य के आगाज को देखते हैं, उसके संसार को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अगर छत्तीसगढ़ी में 500 पुस्तकें निकली हैं और 500 लेखक हैं, तो आपको लगेगा कि 350 की से अधिक पुस्तकें केवल वैभव प्रकाशन से निकली है। छत्तीसगढ़ी में अगर 36 से अधिक 38-36 उपन्यास हैं, तो आपको पता लगेगा कि 28 उपन्यास अकेले छत्तीसगढ़ी वैभव प्रकाशन ने निकाला है। तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ी साहित्य, जो आधुनिक छत्तीसगढ़ी साहित्य है, वो वैभव प्रकाशन की मेहनत पर खड़ा है। मैं इसे गर्व कर सकता हूँ, अपना घमंड भी कर सकता हूँ। उनमें से कुछ खास पुस्तकों का नाम गाँव से लेखकों को चुना, छोटे छोटे गाँव से छोटे छोटे लेखकों को चुना, जिनके पास पुस्तक छपाने के लिए धन न हो, साधन न हो, उन लोगों को भी चुना, उन लोगों को मंच दिया, उन लोगों को अनुदान दिलाने के लिए मेहनत किया और अपने पैसे पर भी हमने पुस्तकें छापी और सभी प्रकार की पुस्तकें छापकर एक ऐसा माहौल हमने बनाया कि आज आप छत्तीसगढ़ी शब्द को ढूंढने जाएंगे तो पता लगेगा वैभव प्रकाशन का है, उपन्यास कहानी में जाएंगे तो पता लगा वैभव प्रकाशन का है, व्याकरण की बहुत सारी पुस्तक जाएंगे तो पता लगेगा। कुछ खास टाइटल है जो कि वैभव प्रकाशन से छत्तीसगढ़ी पर, वो कौन कौन से टाइटल्स होंगे? छत्तीसगढ़ी कविता के 100 साल, द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र का पूरा समग्र रचना संसार, माधवराव सप्रे का पूरा रचना संसार, पंडित सुंदरलाल शर्मा की दान लीला पहली बार हमने प्रकाशित की। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। जितने आप देखते हैं, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, हमारे डॉक्टर चितरंजन कर, दानेश्वर शर्मा जी, अरुण कुमार निगम जी, मुकुंद कौशल जी की हमने 24 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। तो हमने नवाचार किया है। छत्तीसगढ़ी में गज़ल लेखन, छत्तीसगढ़ी में उपन्यास लेखन, छत्तीसगढ़ी को शास्त्र बनाने में, छत्तीसगढ़ी को अध्यापन के बनाने के लिए, यहाँ तक कि राजभाषा छत्तीसगढ़ी की भी जो 8-10 पुस्तकें आपको दिखाई देती है, 8वीं अनुसूची के संघर्ष के लिए जो पुस्तकें दिखाई देती हैं, वो भी यही तैयार हुई हैं। कुछ मेरे संपादन में हुए, कुछ मेरे अग्रजों के संपादन में हुए। मुझे छत्तीसगढ़ के लेखकों का भरपूर आशीर्वाद मिला है और मैं मानता हूँ कि ये वैभव प्रकाशन मेरा अपना प्रकाशन नहीं है, ये एक ऐसा साझा प्रकाशन है जो लेखकों का प्रकाशन है। इसलिए लेखक बेधड़क यहाँ आते हैं, खुद यहाँ अपने पुस्तकों से संबंधित सभी चीज़ों का चयन करते हैं और वे महसूस करते हैं कि वैभव प्रकाशन उनके द्वारा बनाया हुआ प्रकाशन है। इसलिए आपको लगेगा कि आप दूसरे किसी भी प्रकाशन में जाएंगे छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ आपको अपनापन नहीं लगेगा। लेकिन वैभव प्रकाशन एक सहकारी प्रकाशन है और हमने सब मिलजुल कर कमाया। आपने बहुत सारे गैर व्यवसायी, आपने बहुत सारे लेखकों को जो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पुस्तकों का उल्लेख कर दिया। एक बात आप मेरे को बताइए कि यहाँ का जो पाठक वर्ग है, इन पुस्तकों को के प्रति कितना समर्पित है, कितना पढ़ते हैं, पठनीयता क्या है, पाठक वर्ग कैसे है? पाठक वर्ग बहुत पाठक वर्ग थे पहले भी, और पाठक वर्ग अच्छे बड़ी संख्या में थे। नहीं होते तो पुस्तकें छपती क्यों इतनी बड़ी तेजी के? मैं कम से कम
100 से 125 पुस्तकें हर साल छापते नहीं, आपने तो कहा कि अनुदान में छपवा दिया मैंने। नहीं, अनुदान में भी छपा है, लेकिन दोनों चीजें छपी, लेकिन 100 से 125 पुस्तकें अलग अलग योजनाओं में छपी। जी जी जी। कुछ लोगों ने अपने पैसे में छपाया, कुछ ने अनुदान से छपाया, कुछ को हमने छापा, कुछ को सबने संपादन मिल के छापा, जी, जी। और कुछ पुस्तकें जो हैं अपने आप भी बाजार में की डिमांड के अनुसार छप जाती हैं। तो ये विविध रूप से साहित्य का संसार रहता है, और पूरा का पूरा संसार जो है लेखकों पर केंद्रित है। ये लेखकों का प्रकाशन समूह है। हम पूरी तरह गैर व्यावसायिक हैं, और हम जो भी यहाँ से आय अर्जित करते हैं वो अपने साहित्यकारों के साहित्यिक कार्यक्रमों में करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वैभव प्रकाशन साल भर कार्यक्रम कराता है, और ये पिछले 20 साल से जारी है। वैभव प्रकाशन कभी विमोचन करा रहा है, वैभव प्रकाशन कभी सेमिनार करा रहा है, वैभव प्रकाशन कभी सम्मान समारोह करा रहा है, वैभव प्रकाशन कभी यात्रा करा रहा है। तो वैभव प्रकाशन का लक्ष्य ये है कि हम सब मिलजुल कर एक ऐसे छत्तीसगढ़ में एक ऐसे प्रकाशन का निर्माण करें कि हमारा लेखक मोहताज न हो दिल्ली और इलाहाबाद जाने के लिए, उसे सब सुविधाएं यहीं मिले, उसका आत्मसम्मान बना रहे, उसका गौरव बढ़ता रहे। आपने एक कविता संग्रह भी प्रकाशित किया है, घर लौटती चिड़िया। उस पर क्या विशेष, क्या खास है? मैंने पहली बार जब एक मेरी नानी है जी। उससे मेरा बहुत लगाव था, और मैं समझता हूँ कि मेरी माँ से ज़्यादा मुझे नानी से लगाव था। तो मेरी नानी जब आंगन में बैठती थी और कौवा आता था मुनगे के पेड़ पर, तो मेरी नानी उसके बारे में कुछ बताती थी। तो मेरी पहली कविता वहीं से बनी। अपनी मेरी नानी का जब निधन हुआ तो उस नॉस्टैल्जिया पर, उसके स्मरण पर मैंने स्मृति लोक में जाकर एक कविता लिखी कि कैसे कौवे का क्या महत्व तो था। कुछ स्मृति में ही क्या पंक्तियां होंगी आपके? वो कविताएं फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैंने हर पक्षियों के बारे में कविता लिखी, मॉरिशस गया वहाँ की पक्षियों पर लिखी, और इस प्रकार 40 से अधिक कविताएं केवल पक्षियों पर है। इसलिए उस संग्रह का नाम है घर लौटती चिड़िया। अच्छा, उसमें कुछ पंक्तियां याद हैं क्या? इसमें देखिए कि एक ऐसा है कि, और ये नई कविता के फॉर्म जी। कि मेरी नानी कहती थी कि काँव काँव करत हेरे कौवा। ये छत्तीसगढ़ी में है? नहीं, कविता हिंदी में, लेकिन छत्तीसगढ़ी के पदों का उपयोग है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। कि मेरी नानी कहती थी जी। कि काँव काँव करत हेरे कौवा, सगा ही रे आज। सचमुच आ जाते थे सगा, मेरे नानी के कुछ रिश्तेदार या मेरे पिता के दूर के रिश्तेदार, और वे आते हमारे घर में 5-7 दिन रहते, हमसे खूब काम कराते। वाह। कभी हम उनके कपड़ों का आयरन करते, अच्छा, वाह, कभी हम उनके लिए कुछ सामान लेने जाते। बहुत बढ़िया। वे जब जाते तो हमें कुछ सिक्के दे जाते, जिससे हम खुद बचपन में खूब ऐश करते। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, आज मेरी नानी चली गई है, अच्छा, और मेरी नानी जी जाने के बाद कोई कौवा मेरे घर के मुंडेर पर काँव काँव नहीं करता। कोई रिश्तेदार मेरे घर पे दूर के या मेरे नानी के नहीं आते। कौवों का चला जाना पीढ़ियों का चला जाना है, बहुत सुंदर। पीढ़ियों का चला जाना, बच्चों का चंद सिक्कों से बिछड़ जाना। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने आलोचनात्मक पुस्तक की बात कही थी, तो कौन सी आलोचनात्मक पुस्तक है जिनका आपने देखिए, संपादन 2 किया? बार तो मैंने पीएचडी की। जी। एक बार विद्या निवास मिश्र पर पीएचडी की, और एक बार हिंदी विज्ञापनों पर पीएचडी की। जी। तो उसकी 4 पुस्तकें छप गई। जी विद्या निवास मिश्र पर मैंने बहुत बड़ा काम किया, समग्र रूप से ललित निबंधों पर। जी तो वो आलोचनात्मक काम मैंने किया। जी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ी के कवियों का संकलन करके उस पर काम करना, जी। और जो बड़े बड़े लेखक हैं, द्वारिका प्रसाद विप्र पर काम करना, लक्ष्मण पस्तर मस्तूरिया पर काम करना, और पवन दीवान की कविताओं को संग्रहित कर संपादित कर उस पर काम करना, फिर उन पर भूमिका लिखना, आलोचना लिखना। और पिछले 2-3 सालों में मैंने भास्कर में जब था, 1995 के बाद की बात है, 2000 के बाद, उस समय मैंने लगातार पुस्तक समीक्षा लिखी, और करीब 50-100 फिल्मों पुस्तकों की मैंने समीक्षा लिखी। और मैं फिल्म समीक्षक भी रहा, दैनिक भास्कर का पहला फिल्म समीक्षक रहा मैंने। 40 से अधिक फिल्मों की समीक्षा की है। इस तरह मुझे संपादन कला में बहुत मजा आता है। आपने, मैं काट रहा हूँ आपको, अपने फिल्मों की बात की जी, जिसमें आपने लेखन किया है, समीक्षा। तो फिल्मों की बात चले तो छत्तीसगढ़ी फिल्म है, वो छत्तीसगढ़ी भाषा के को
को उद्धार के लिए कि छत्तीसगढ़ी भाषा को और रसातल में ले जाने का काम कर रही है? देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों का जब जन्म हुआ तो छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्धार के लिए हुआ था। और पहली फिल्म चाहे कहीं देवी संदेश हो, उसके बाद घर द्वार हो, ये 2-3 फिल्में तो प्योर कलात्मक फिल्में थी और छत्तीसगढ़ी की गौरव और सम्मान को बढ़ाती थी। फिर जब राज्य बना, इस बीच में छत्तीसगढ़ी फिल्में आई नहीं, लोग हिंदी फिल्में देखने लग गए। राज्य बनने के बाद जब मोर छैया भुइयाँ फिल्म आई तो मोर छैया भुइयाँ फिल्म के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, लेकिन वो फिल्म पूरी तरह व्यावसायिक थी और उसके सफल होने से लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम भी भोजपुरी और उड़िया फिल्मों की तरह उलझुल फिल्म बनाएंगे और मुंबईया फिल्मों की तरह हॉलीवुड के बॉलीवुड की नकल करते हुए फिल्म बनाएंगे तो वो फिल्में चलेंगी, कलात्मक फिल्में नहीं चलेंगी। और यानी कि आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी समय जो ऐसे ही फिल्मकार था। जो है वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति पूरी तरह उदासीन है, भाषा के प्रति नहीं, पूरी तरह निरादर तो कर नहीं रहे हैं। कहूँगा मैं। जी। इस समय 8-10 फिल्में आई जी। हैं और व्यावसायिक फिल्मों में भी कुछ दृश्य बहुत ही अच्छे रहे। कुछ निर्देशक ऐसे रहे, मनोज वर्मा और अपने सतीश जैन, योगेंद्र चौबे जैसे बहुत सारे निर्देशक ऐसे हैं जो व्यावसायिक मजबूरी को साधते हुए भी छत्तीसगढ़ को अपनी फिल्म में जिंदा रखने की कोशिश करते हैं और ये उनकी मजबूरी है, जैसा दर्शक चाहता है वैसी फिल्म। अब डॉक्टर साहब, ये आज के साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव में मैं एक बात जानना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ी व्याकरण की एक पुस्तक आपने लिखी है और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण क्या हिंदी की तरह ही समृद्ध और समग्र व्याकरण है? बिल्कुल, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, बिना व्याकरण के कोई भाषा होती नहीं। भाषा जब भी बनती है उसके नियम कानून बनते हैं और उसका व्याकरण बन जाता है। तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण तो 1885 से समृद्ध है और समृद्ध होते हुए मैं याद करना चाहूँगा अपने गुरु डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा को कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया। एमफिल का जब मैं डिजर्टेशन कर रहा था छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये किताब तुम तैयार करो स्कूली बच्चों के लिए, और मैंने 32-40 पेज की एक पुस्तक उस समय तैयार की थी। बाद में उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद हुआ और ये पुस्तक पाठ्यक्रम में लग गई। आज डिप्लोमा इन छत्तीसगढ़ी और एमए छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रम में है और 10,000 से अधिक प्रतियां इस पुस्तक की बिक चुकी हैं। बहुत सेलिब्रिटी पुस्तक है। उसके बाद मैंने और लगातार प्रयोजन मूलक छत्तीसगढ़ी, राजभाषा छत्तीसगढ़ी, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें छत्तीसगढ़ी के लिए पाठ्यक्रम को देखते हुए तैयार की हैं जो पढ़ाई जा रही है। अच्छा, ये आपने पढ़ाने की बात करी तो छत्तीसगढ़ी भाषा में स्कूलों में पढ़ाई के लिए, कॉलेजों में सब्जेक्ट रखने के लिए, इसके लिए आप और छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, छत्तीसगढ़ के बौद्धिक वर्ग और छत्तीसगढ़ के जो सरकार कह लें या राजनीतिक लोग कर लें, क्या कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी स्कूलों में पढ़ाई जाए? ये तो बहुत दिनों से इसकी कोशिश चल रही है। जब पहली बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 20% पाठ्यक्रमों को जब जनपदीय आधार पर रखने का निर्णय लिया था, तब से एमए छत्तीसगढ़ी में एक पेपर छत्तीसगढ़ी का था और बीए में छत्तीसगढ़ी का कंपलसरी पेपर आ गया था। उसके पहले वो वैकल्पिक प्रश्न पत्र था 1990 से। वर्तमान क्या उसके वर्तमान में स्थिति ये है कि स्कूली पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी हिंदी के पाठों के साथ शामिल होकर पढ़ाई जा रही है। कहीं छत्तीसगढ़ी का स्वतंत्र पाठ भी पढ़ाया जा रहा है और एमए 2-3 विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं। डिप्लोमा इन छत्तीसगढ़ी, पीजी डिप्लोमा के पाठ्यक्रम लगातार चल रहे हैं। लेकिन अब एक नया जो हम इतने वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी को उड़िया की तरह, दूसरी भाषाओं की तरह, मैथिली की तरह स्कूली पाठ्यक्रम, खासकर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को का जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। ये पूरी दुनिया कहती है और अब नई शिक्षा नीति ने भी कहा है। तो हम इसके लिए आंदोलनरत हैं कि स्कूली शिक्षा में अगर बच्चा अपनी छत्तीसगढ़ी या अपनी दूसरी मातृभाषाओं में पढ़ना चाहता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूली शिक्षा कम से कम 5वीं तक की शिक्षा अभी प्रारंभिक रूप से छत्तीसगढ़ी में हो और धीरे धीरे आगे बढ़े, हम चाहते हैं। और हमारे पास पूरा मैटर तैयार है, पाठ्यक्रम तैयार है, सामग्री तैयार है। हम तो पहली से लेकर 11वीं तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जाते जाते चैनल के में करने की कोशिश, जाते जाते चैनल के चीफ एडिटर होने
की हैसियत से मैं कुमार जगदलवी आपसे एक अंतिम सवाल चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि उसको आप छत्तीसगढ़ी में, तो छत्तीसगढ़ी के विकास के लिए मैं चाह रहा हूं कि आप अपने दर्शकों को बताएं कि छत्तीसगढ़ी के विकास कैसे हो। मैं चाहूंगा वो छत्तीसगढ़ी में ही आप बोले। देखो, जब तक हम छत्तीसगढ़ी ला पढ़बो नहीं, बोलना मातृभाषा बोले बर तो कोई भी बोल सकत है, अनपढ़ भी बोल सकत है, सब जन बोल सकत है। बोलना तो एक कला है, लेकिन जब तक लिखबो और पढ़बो नहीं तब तक वो भाषा के विकास नहीं हुई। हमन लिखे पढ़े में छत्तीसगढ़ी ला कमजोर हैं और लिखे पढ़े के कर सकती हमला अभ्यास नहीं है। तो हम चाहथन कि हमन एला लिखन पढ़न और लिख पढ़ के एकर विकास करन और नवा नवा चीज मन में विज्ञान है, ज्ञान है और मनोरंजन है, सब क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी में लिखन पढ़न। और जब लिखबो पढ़बो तब दूसर मन भी लिखबी पढ़ी। जब हमिच मन नहीं लिखबो पढ़बो तो गैर छत्तीसगढ़ी मन कैसे पढ़ी। अगर महाराष्ट्र में सभी मराठी मन मराठी में लिखते पढ़ते तो वहाँ दूसर रहने वाले मन के भी मजबूरी हो जाते कि मराठी में पढ़े। तो हमन ला ये चुनौती ला स्वीकार करना है, करबो। और आज माहौल बदल चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के माहौल है। ये माहौल के हमन फ़ायदा उठान और फ़ायदा उठा के सरकार के संग काम करके, सरकार ला दबाव डाल के हम छत्तीसगढ़ी के तेज़ी से विकास करन, तबे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे पहचान रही, अन्यथा हमन नंदा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति का साक्षात्कार लिया। धन्यवाद।